मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, उसका क्वेश्चन नंबर 1 था एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो हमारा पूरा हो गया था। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है गुलमर्ग से विदा होते समय, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है। आंसर लिखिए। गुलमर्ग में रहते हुए, गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, गहरी आत्मीयता हो जाती है। इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। सेकंड क्वेश्चन, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा। लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा। आंसर लिखिए। गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है, सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है। इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। तीसरा क्वेश्चन, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं। सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं। आंसर लिखिए। सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई। लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई। आंसर लिखिए। लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची। इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। अब है क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। तो आंसर लिखिए। गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है, वहाँ के
जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है, वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, आत्मीयता का और छोर नहीं होता। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। सेकेंड क्वेश्चन, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आंसर लिखिए। दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है, आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। तो आंसर लिखिए। गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली की कौंधने लगती है, मतलब आवाज आने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल
और हवा के कारण, इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन एक अनोखे रोमांच से भर आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें फर्स्ट है, गुलमर्ग में सपने फूल कर उड़ते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो आंसर लिखिए, गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। अब दूसरा है, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। तो आंसर लिखिए, मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे हैं। तभी बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठ कर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, हरियाली का सपना कुहासे के फूल से बदल जाता है। यह दृश्य किस समय का है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल के अर्धरात्रि। तो आंसर आएगा सायंकाल मतलब कि संध्या काल या तो संध्या समय। तो आंसर आएगा क, सायंकाल। अब है, उचित उपग्रह जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। उसमें पहला है साधारण तो असाधारण, मान तो अपमान, उदार तो अनुदार, रंग तो बेरंग, स्मृति तो विस्मृति। अब उसमें 2, उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। तो पहला है सुरमा तो सुरमई, बरसात तो बरसाती, तूफान तो तूफानी, चमक तो चमकीला, विस्फोट तो विस्फोटक। अब है, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। उसमें पहला है लाल तो लालिमा, दूसरा है खामोश तो खामोशी, कमजोर तो कमजोरी, आकर्षक तो आकर्षण। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है विस्फोट, तो वाक्य बनाइए, बम
विस्फोट से आसपास बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। दूसरा है आकर्षण, तो उसका मीनिंग होता है खिंचाव। वाक्य बनाइए। तितलियों को तितलिया को फूलों का बड़ा तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। आकर्षण रहता है। तीसरा है पारदर्शक। पारदर्शक मतलब आर पार दिखाई दे वैसा। तो वाक्य बनाइए। घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। और लास्ट है रोमांचक। रोमांचक मतलब कि रोहटे खड़े करने वाला। तो वाक्य बनाइए। जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और अब आएगा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम है निर्भय बनो। निर्भय मतलब कि डर मत रखो। निर्भय मतलब डर नहीं रखना है। अब उसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। उसका जन्म 1921 में और उसकी मृत्यु 1977 में हुई थी। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा अनेक गांव मतलब कि विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई थी। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा मतलब जेल में भी गए। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टर्स लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। अब रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता और कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। मतलब मानवीय की सहृदय हो या तो उसकी कुरूपता हो, उसके बारे में उसने रचना की है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानकर्षक है। भाषा में ताजगी तथा नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे से 7वां प्रकरण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कितने चौराहे का 7वां प्रकरण से। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय और सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। मतलब कि विद्यार्थी जीवन में मतलब छोटी सी उम्र में मानवीय और सामाजिक मूल्यों का कैसे उसमें झुकाव था मनमोहन नाम के लड़के में, इस अंश का यहाँ चित्रण किया गया है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे। मतलब डरना नहीं चाहिए। अब शॉर्ट में देखें तो इस स्टोरी में क्या है पूरा, तो निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। पहले तो बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक ने उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए अंश के सभी पात्र नवयुवक हैं। मतलब कि सभी उम्र छोटी है। उनकी निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अब प्रियोदा, पहले है प्रियोदा, उसका पूरा नाम था प्रियव्रत राय। वो मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी था। मतलब सबको वो पसंद था। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज मांगता है। बीमार छात्र या शिक्षक की भी वो पूरी सेवा करता था। इसके लिए उसके एक
क्लब बनाया था और उसका वो प्रमुख था और उसकी इज्जत भी बहुत थी। अब सारे बच्चों जो नवयुवान बच्चे थे उसका शनिवार का प्रोग्राम क्या होता था, तो हर शनिवार को प्रियोदा के दल के सदस्य परमान नदी थी उस पर बालूचूर नामक स्थान पर एकत्र होते हैं। सब लोग वे खेलते कूदते हैं और रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। किसे कौन सा काम किया जाएगा वो उसी दिन बताया जाता था। अब मनमोहन का नया सदस्य बनना, अब मोना था उसका पूरा नाम था मनमोहन। अब उसका इस ग्रुप में आना कैसे हुआ, सॉरी, कालू मोना मतलब कि मनमोहन नामक लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए लाता है, लेकिन प्रियोदा उसे कोई सवाल पूछता है, जैसे किस आधुनिक नेता के लोग भगवान के अवतार में मानते हैं, पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे, बीमार लोगों की सेवा करना चाहते हो, यदि रोगी हैजा पीड़ित हुआ, तो इस प्रश्न के उत्तर में मोना चुप रहा क्योंकि वह हैजे से डरता था। मोना गाना जानता था परंतु तैरना उसे नहीं आता था। अब सूर्यनारायण नाम का भी एक लड़का था उसमें। तो क्लब का एक सदस्य सूर्यनारायण है, वह पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन परंतु उसका शरीर था वो मजबूत था। साथ ही उसके सूरज पहलवान कहते थे। मोना को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी। उसने कहा उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। अब मनमोहन ने गीत सुनाया था। सभी सदस्यों के आग्रह पर मनमोहन सुनाता है कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। प्रियोदा मनमोहन की तारीफ करता है। अब सूर्यास्त होने के समय क्या होता है, तो सूर्यास्त होने के समय सूर्यास्त होने वाला था। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुंच गए। वहां एक गाड़ी वाला तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके साथ सुर मिलाया। अब होल्ट। उसी समय सब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया। दो चिड़िया उड़कर जा रही थी तो उसमें एक को गिरा दिया। उसका अर्दली दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। क्लब के एक सदस्य इब्राहिम था, उसने अर्दली के बारे में कहा, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा ने मुंह से अचानक निकल गया होल्ट। दल के नियम के अनुसार कोई भी सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या तो गाली नहीं बोल सकता था। तो इब्राहिम ने उसे माफ़ी मांगी परंतु फिर उसके मुंह से साला शब्द निकल गया। प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी थी। गाली और अफसर। तो इब्राहिम का तर्क था कि जब अफसर गाली देता है तो हमें गाली देने में क्या प्रॉब्लम है। तब क्लब के नियम की याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया और सरुआइन धर्मशाला के पास आकर सब एक दूसरे से विदा हो गए। अब मनमोहन का डर दूर करना। तो मनमोहन सूने रास्ते में जाने से डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चला। रास्ते में एक सूना खंडर और उजड़ा हुआ मकान मिला जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। लोग मानते थे कि यहाँ भूत पिचास रहते हैं और पेतनियाँ नाचती है। यह जानकर मोना डरने लगा। और पूरी स्टोरी यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। शॉर्ट में मैंने आपको स्टोरी बता दी। अब हम पाठ देखते हैं। तो प्रियोदा मतलब हमने बोला कि प्रियव्रत राय। तो प्रियव्रत राय था वो मैट्रिक में पढ़ता था, मतलब 10वीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते थे। सारे लड़के और टीचर थे वो दोनों उसको प्यार करते थे। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते थे। मतलब कि कस्बा मतलब छोटा घर के पास जो होता है वो, तो कस्बे में बहुत सारे लोग रहते थे, वो भी उसको जानते थे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मतलब हर रविवार की सुबह वो क्या करता है, एक थैली डालता है और एक मुट्ठी सबके घर से अनाज मुट्ठी लेता था। कभी अकेला जाता था, कभी साथियों के साथ जाता था। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जैसे ही कोई शिक्षक या कोई विद्यार्थी बीमार पड़ता है तो प्रियोदा अपनी टोली के लेकर उसके घर पे हाजिर हो जाता है। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, मतलब जब तक वो ठीक न हो जाए, उसका दल सेवा में जुट रहता था, मतलब उसकी सेवा करता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में थे। रोबी नाम का और कालू नाम का लड़का उसके दल में, मतलब उसके साथ था। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। अब उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ ले आए और प्रियोदा के दल में उसको शामिल कर लिया।
हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचूर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। स्कूल के बाद वो कहाँ जाते थे? बालूचूर, जहाँ परमान नदी थी। खेल कूद, गाना बजाना अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाता था। रविवार का प्रोग्राम तय करते थे। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा में कौन कौन जाएगा, वो सब शनिवार की रात को ही निश्चित हो जाता था। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, अब कालू आया, वो अपने साथ मनमोहन को लाया था। उसने कहा, प्रियोदा, यह मोना मतलब कि मनमोहन है, खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है, मतलब कि हमारे साथ होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, मतलब पहले ऊपर से लेकर नीचे उसको पूरा देख लिया और बाद में पूछा, भारतवर्ष का एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, मतलब कि ये मानव युग है भारतवर्ष, उसमें एक आदमी का नाम दो जिसे लोग भगवान की तरह पूजते हैं। तो मनमोहन ने आंसर दे दिया तुरंत ही, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा ने दूसरा सवाल किया। मनमोहन चुप रहा और फिर बोला, मैं वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, वो हंसे नहीं। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानता हो? तो मनमोहन ने आंसर दिया, सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो हैजा मतलब उस टाइम पे एक रोग था। तो मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही वो डरने लगता था। फिर उसने बोला, गाना जानते हो? उसने बोला, जी। फिर बोला, तैरना जानते हो? तो मनमोहन ने बोला, जी नहीं, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। प्रियोदा ने सूर्य नारायण को नामक सदस्य कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, मतलब सूर्य नारायण नाम का लड़का था, उसको बोला कि मनमोहन को तैरना नहीं आता, तो सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। मैंने आपको बताया था कि सूर्य नारायण था, वो हट्टा कट्टा लड़का था, मजबूत, पढ़ने में अच्छा नहीं था लेकिन मजबूत था। तो उसने क्या बोला कि कोई बात नहीं, एक बार उठा के पानी में डाल दूंगा, खुद तैरना सीख जाएगा। सभी हंसने लगे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है, रोज़ 100 दंड बैठक करता है, उसके साथ ही सूरज पहलवान ही कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना मतलब कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की कि तुम गीत सुनाओ। मनमोहन पहले तो लजाया, सबके शर्म आ रही थी, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसे खखरा कर गला साफ किया और कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल तो सच्चा रखना जी, मतलब कि राम भगवान हो या रहीम भगवान हो, दोनों एक ही है, उसको दोनों भाई है, उसको आप जुदा मत करो। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोला, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना, मतलब कि प्रभात फेरी में वो लोग जाते हैं तो कौन सा गीत गाते थे वो आपको इनको सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया था, मतलब कि अब अंधेरा होने वाला था। बालचूर लाली उतर आई, मतलब कि संध्या हो गई थी। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील मिलाई, मतलब कि अब सूरज की छेली किरण बाकी थी। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे, मतलब जो होड़ी चलाता है वो लड़का भी बांस वन कर लौटने की तैयारी कराने लगा। प्रियोदा ने दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, वो भी सब निकलने लगे लाइन में। पुल के पास एक गाड़ीवाना तन्मय होकर गीत गा रहा था, एक गाड़ीवान था, वो गीत गा रहा था, भोला गरीब का दिन पहिया हरब भोला गरीब दिन, मतलब कि ये जो गरीब का दिन है वो एक दिन पलट जाएगा, पहिया है वो उलट जाएगा। सूरज ने भी उसकी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, एक ताजे लोटा छल बेटा छलतीन पनिया, पीबे तकाल लोटा लेलक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है, लाचारी ठंठराई। बालाचूर के उस पार से किसी ने फायर किया, मतलब कि गोली की आवाज़ आई। एक पंखेरु बालू पर गिरकर छपटटाने लगा, मतलब कि बालूचूर का जो पुल था वहाँ पे एक पंखेरु मतलब एक पक्षी था, वो छपटाने लगा, उसको गोली लगी थी। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा, मतलब 2 चिड़िया थी, उसमें से एक को गोली लगी तो रोने लगा था। मटमेले अंधकार में एक अर्दुलनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेन को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर।
मतलब एक आदमी आया और उसने वो चिड़िया उठाई और चिल्लाया कि मिल गई हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, मतलब कि सब डिप्टी है उसके तू नौकर है, साला भारी खचड़ा है, मतलब तेरा दिमाग खसक गया है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट। होल्ट एक गाली है, मतलब रुक। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम था कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गोली मुंह से नहीं निकाल पाएगा। इब्राहिम ने तुरंत ही सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और अन्य सदस्यों के माफ़ी मांगी। बात यह से है कि साले ने, वो बोलने लगा कि मैंने क्यों गाली दी, तो शुरू कर रहा था कि बात यह है कि साले ने, तो सभी हंसने लगे। प्रियोदा गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मतलब उसका रूल्स था कि 10 बार गाली बोल दी तो उस सदस्य से निकल जाएगा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों तो गाली देने का क्या हर्ज है, मतलब सरकारी ऑफिसर है उसको तो गाली दे सकते हैं ना, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इब्राहिम मतलब प्रियोदा था उसको समझा रहा था कि तुम गाली दोगे तो तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे, वह महीने बाद देरी से बुझता है। मैं समझाता हूँ, मैं उसको समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। सौवाइन धर्मशाला के पास आकर सभी एक दूसरे से विदाई ली, मतलब सौवाइन से धर्मशाला से रास्ते बदल रहे थे सबके, तो एक दूसरे के साथ उसने विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। कालू को पता था कि मोना है वो अकेले रास्ते में जाने से डरता था, तो उसने बोला, चल मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। तो प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है तो मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू, तू घर जा, मैं उसको छोड़ दूंगा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, कुछ नहीं बोले, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों ओर क्या था, पीपल का पेड़। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान, और कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ खंडर और मैदान दिखाई दे रहा था। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीड़फाड़ होती थी, मतलब कि पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए लोगों को डर है कि इसके आसपास पेड़ों पर भूत पिचास किलकिल करते रहते हैं, मतलब कि हंसते रहते हैं। मैदान में प्रेतिनियाँ नाचती है, वो मैदान है ना, वहाँ पे भूतनियाँ नाचती है। सतालियों की तरह झुंड बांधकर, क्यों डरने लगा, मतलब अपने बाल छोड़कर वो नाचती है। क्यों डर लगा तुम्हें, अकेले यहाँ आ सकते हो, मनमोहन बोलता है, जी नहीं। प्रियोदा हंसने लगे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता है। मतलब कि प्रियोदा ने बोला कि मनमोहन एक बात सुन लो कि भूत प्रेत है वो कभी आदमी को परेशान नहीं करता, जो आदमी 10 काम करता है, 10 काम मतलब कि जो अच्छा काम करता है। तुम्हारी उम्र में भी मैं भी डरता था, जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी डरता था, लेकिन मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वालों को खुद भूत होता है। जो 10 का मतलब जो अच्छा काम करते हैं दूसरों के लिए, वो खुद भूत होते हैं, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो, और वह गाना राम रहीम ना, वो गाना शुरू करो। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल तो सच्चा रखना जी। यहाँ हमारी ये स्टोरी है वो ख़त्म होती है। अब उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। परमान मतलब एक नदी का नाम था। बालूचूर मतलब रेतीला नदी पट था। जुदा मतलब अलग। आग्रह मतलब अनुरोध, फरमाइश, हट। पंखेरु मतलब पंख वाले पक्षी। दल मतलब झुंड, टोली। पंक्ति मतलब कतार, लाइन। तन्मय मतलब तल्लीन, समाधिस्थ। नाचारी मतलब एक लोकगीत था। विकल मतलब व्याकुल। होल्ट मतलब रुको। हर्ज मतलब नुकसान। रूल्स मतलब नियम। अपशब्द मतलब गाली या तो बुरे शब्द। संताल मतलब एक आदिवासी जाति। खचड़ा मतलब अगड़ेबाज, मतलब मूर्ख, पागल। अब मुहावरे देखते हैं। मुठिया वसूलना मतलब किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। भला चंगा मतलब स्वस्थ। सिर से पैर तक देखना मतलब भली भाली भांति देखना। महीन बात मतलब सूक्ष्म बात। तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो।
अगले लेक्चर में हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू।